हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं और ये कक्षा 8वीं के लिए है। और आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, आपको इस प्रश्न पत्र में प्रश्न भी दिए रहेंगे और उत्तर उसी में लिखना है। उसका पैटर्न बताएंगे, कितने एक एक अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 अंक के कितने प्रश्न आएंगे और 5 अंक के कितने प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। और ये प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, हिंदी माध्यम के लिए है। और परीक्षा अवधि कितनी रहेगी, तो ये रहेगी आपकी 2.5 घंटे की। और पूर्णांक कितने अंक रहेंगे, 60 अंक। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है आपका अंकों में और शब्दों में। किस प्रकार लिखना है, ये उदाहरण नीचे दिया हुआ है। इस प्रकार से आप अंकों में जो आपका रोल नंबर रहेगा उसे लिख देंगे और शब्दों में। फिर यहाँ पे आप अपने शाला का नाम लिखेंगे, यहाँ पे डाइस कोड, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का दिनांक। इस प्रकार इतनी कॉलम पूर्ति करने के बाद आपको अगले पृष्ठ पे जो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या दिया रहेगा। चलिए देखते हैं आगे आपको यहाँ से वर्कशीट पर कार्य कहाँ से करना है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। यहाँ पे आपको ये कौन सा खंड है, खंड अ में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 1 से 10 तक। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे, 1 अंक के रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न मीन्स ये है, इसका अर्थ कि आपको प्रश्न देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको ये उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। देखिए ये पौधे दिख रहे हैं आपको। अ नंबर का पौधा है ये, ब नंबर का पौधा, श नंबर का और द नंबर का। ये चारों पौधों में आपको ये बताना है कि किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का चित्र अ। जो ये चित्र अ है वह क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर चित्र अ आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या दिया हुआ है, सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। बूझो क्या करता है, 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। फिर यहाँ दिया है, देखिए ये परख क्या है, आपको दिख रही है, मोमबत्ती है। इस पर वो क्या करता है, बूझो समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, इसमें गर्म करता है। अब परख नली अ का क्या होता है, बाह्य क्षेत्र, परख नली ब का मध्य क्षेत्र और परख नली श का आंतरिक क्षेत्र, परख नली द का मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच। किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। यहाँ पूछा है, ये जो मोमबत्ती में वो परख नलियों को पानी की समान मात्रा गर्म करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। परख नली अ बाह्य क्षेत्र में होती है, से गर्म करता है। परख नली ब को मध्य क्षेत्र से, परख नली श को आंतरिक क्षेत्र से और परख नली द को मध्य और आंतरिक क्षेत्र से। और किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का परख नली अ। परख नली अ में बाह्य क्षेत्र वाला पानी सबसे पहले उबलेगा। तो यानी परख नली अ का पानी सबसे पहले उबलेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, बाल्टी में रंग भरा है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर पिचकारी की आकृति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण और डी नंबर पानी के घर्षण कारण। बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। बाल्टी में रंग भरा है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, वायुमंडलीय दाब के कारण। किसके कारण पिचकारी में रंग भर जाता है, वायुमंडलीय दाब के कारण। तो आंसर कौन सा आ गया, सी नंबर का। आपका जो उत्तर लिखा है यहाँ पे आपको सी नंबर लिख के
फिर आप क्या करेंगे, इसका उत्तर वायुमंडलीय दाब के कारण लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न ये सभी सही विकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ चित्र दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अ लिखा है, ब, श और द। पानी की एक टंकी में चित्र के अनुसार अ, ब, स, द बिंदु 4 नल लगाए गए। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे ये जो ब बिंदु है और स बिंदु, ये ब बिंदु और स बिंदु जो है, इससे जो होगा पानी, जो नल का पानी है समान या बराबर दाब से प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ब तथा स। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए। गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। ये गत्ते का एक टुकड़ा है, इसमें एक छोटा सा छिद्र यहाँ पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया। छिद्र से निकलने वाले प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आग को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराख को देखा जा सके? तो आप आग को यहाँ पे रखेंगे, कौन से बिंदु पे, ओ बिंदु पे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर एल, बी नंबर एम, सी नंबर एन और डी नंबर ओ। ये चारों बिंदु में से किस पे आग को रखेंगे कि हमें छिद्र या सुराख, जिससे सुराख देखा जा सके, जिससे हम सुराख को देख सकेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, डी नंबर का ओ। किस पे, ओ पे हम रखेंगे क्या, अपनी आग को किस बिंदु पर रखेंगे, ओ पे रखेंगे तो सुराख को देखा जा सकता है। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, और ये प्रत्येक प्रश्न कैसे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास है। जो मानव के कान है उसकी श्रव्यता, सुनने का परास है। क्या परास है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो बताइए, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और 20,000 हर्ट्ज से कम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छठे प्रश्न का आंसर सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैनिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था का चयन कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी। दूसरा ऑप्शन दिया लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक। तीसरा ऑप्शन दिया स्थैतिक, सर्पिक, लोटनिक। और चौथा ऑप्शन दिया सर्पी, स्थैतिक और लोटनिक। बताइए यहाँ चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी नंबर का होगा, स्थैतिक, सर्पिक और लोटनिक। इसका सही क्रम क्या होगा, सही व्यवस्था क्या होगी, पहले स्थैतिक होगा, फिर सर्पी होगा और फिर क्या होगा, लोटनी होगा। इसलिए इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तड़ित आघात करता है, तड़ित आघात करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर क्या दिया है, प्लास्टिक की डंडी पर, बी नंबर लकड़ी की डंडी पर, सी नंबर कांच की छड़ी पर और डी नंबर धातु से बनी डंडी पर। तो तड़ित आघात करता है किस पर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, धातु से बनी डंडी पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर सदैव, बी नंबर कभी कभी, सी नंबर विशेष दशाओं में और डी नंबर कभी नहीं। तो आपको मालूम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। कब होता है, सदैव, हर समय कैसा रहता है, वो बराबर रहता है सदैव। तो इसलिए इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, सदैव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उर्वर भूमि का मनुस्थल में परिवर्तित होने का कारण है। जो उर्वरक वाली भूमि रहती है उसका मनुस्थल में परिवर्तित होने का कारण क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, बाढ़ आना,
बी नंबर विश्व उष्ण, सी नंबर मृदा अपरदन और डी नंबर जल चक्र का असंतुलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए यहाँ से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का मृदा अपरदन। मृदा अपरदन उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होने का कारण है। तो इसका सही आंसर सी नंबर का आंसर होगा। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 10 प्रश्न जो रहेंगे एक एक अंक के रहेंगे और सही विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सही आंसर चुनना है और आपके उत्तर में नीचे लिखना है। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट अगले प्रश्न आएंगे वे 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, वो रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से 20 तक। और कितने अंक के रहेंगे, 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। देखिए हमने यहाँ पे आपको प्रश्न भी बताए हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये पेपर के दृष्टिकोण से, और कितने छोटे छोटे बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताएं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 11। कितने अंक का आएगा आपका, 3 अंक का आएगा। और प्रश्न क्या है, खाद देने से पहले, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। जो खाद देते हैं हम फसलों को तो क्या क्या लाभ होते हैं, तो आप उत्तर बता सकते हैं। खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी का गठन अच्छा हो जाता है। किससे, खाद से मिट्टी का जो गठन है वो कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जो मित्र जीवाणु होते हैं किसके, फसल के, उन जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और चौथा पॉइंट बताएं, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताएं। प्रश्न 3 अंक का है तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन हमने 1 पॉइंट आपको बढ़ा के बताया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िए उसे, बहुत सरल प्रश्न है। साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों। आपको इसका उत्तर याद होगा, बता सकते हैं। साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों। परिरक्षक में यानी कि उसकी रक्षा करने वाला। तो उत्तर में आप बता सकते हैं साधारण नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जीवाणु की वृद्धि रोकने में सहायक है। प्रश्न क्या था, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों। तो हमने उत्तर बताया, साधारण नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जीवाणु की वृद्धि रोकने में सहायक है। इसका उपयोग मांस, मछली, आम, आंवला, इमली आदि के परिरक्षण में किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत सरल प्रश्न है ये भी। क्या कह रहा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र बनाना है। तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे क्या बता सकते हैं, तेलास चट्टान है ये, फिर उसके बाद यहाँ जल है, ये देखो ये, फिर जल के ऊपर क्या है, यहाँ पे तेल है, और तेल के बाद ये गैस है, यहाँ पे कुएं हैं ये। तो इस प्रकार से ये अप्रवेश चट्टान है, यहाँ पे गैस रखी हुई है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार का चित्र बना के उसके भंडारों को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 13 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है, पढ़िए प्रश्न को। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। तो इसका उत्तर क्या बता देंगे आप, क्या होगा इसका उत्तर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या बता देंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। चूंकि कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में कम होता है, देख कागज का ज्वलन ताप क्या होता है, लकड़ी की तुलना में कम होता है, इसलिए कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर जो आपका 14 था इसका उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों।
तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। किसमें? मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और ये अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं। और ये अपने शरीर से क्या करते हैं? ये अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं, जो जल, वायु व वर्षा से प्रभावित होते हैं। और उन अंडों में से कुछ ही अंडे निषेचित होते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन दर उच्च होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर जो 15 है उसका उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यदि सही लिखते हैं तो। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए? कोई एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आप उत्तर में बता देंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण हेतु बनाए गए। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जीवमंडल विविधता के संरक्षण हेतु बनाए गए। किसी क्षेत्र का जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। पचमढ़ी, जो पचमढ़ी है ये क्या है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे पूछा था ना कोई एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम, तो आप किसका नाम बता देंगे? पचमढ़ी का नाम बता देंगे। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए? तो बता सकते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए। किसी क्षेत्र में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न कौन सा था? ये प्रश्न नंबर 16 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। अब प्रश्न नंबर 17 में क्या बताएंगे? प्रश्न क्या है पहले पढ़ लेते हैं। वायुमंडल दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप उत्तर बताएंगे। हमारे चारों ओर वायु है। हमारे चारों ओर क्या है? वायु। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर क्या है? वायु है और वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडली वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को, जो किसमें फैली हुई है? वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण बता सकते हैं पेड़ों के हिलते पत्ते आदि। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दोनों पृष्ठों के बीच लगने वाला बल। नंबर 2, दोनों पृष्ठों की प्रकृति। नंबर 3, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल। और नंबर 4, पृष्ठीय अनियमितताएं। ये घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कितने कारक बताए? 4 कारक बताए, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? आप देख सकते हैं इसमें। संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न नंबर 19 है, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं, जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं, या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते, शोर होता है या शोर कहलाती है। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद, जबकि जिस ध्वनि या जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जिस ध्वनि को सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। तो आप सिंपली इसका आंसर बता सकते हैं। शोर किसे कहते हैं? वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते, शोर कहलाती है। और वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं या सुस्पष्ट रूप से हमारे कानों को द्वारा सुना जा सकता है, वह क्या कहलाती है? संगीत कहलाती है। यदि संगीत को भी हम आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत में प्रबलता अधिक हो तो वह शोर में बदल जाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कौन सा? 19 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। ये प्रश्न नंबर 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। ये प्रश्न नंबर 20 क्या है? मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे।
मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ, जैसे ही मनुष्य की आयु बढ़ती है उसके साथ साथ अन्य कमजोरियों, कई मनुष्यों में क्या हो जाती है, कमजोरियों के कारण नेत्र का लेंस कठोर तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे लेंस में समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेत्र में इस प्रकार उत्पन्न दोष दृष्टि दोष कहलाते हैं। मानव में नेत्र में दृष्टि संबंधित निम्नलिखित दोष है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है इसे देख लेते हैं और इसका निवारण कैसे करेंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इस दोष में मनुष्य दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकता। इस दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में मनुष्य दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे अवतल लेंस, नी, यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है नी, तो अवतल लेंस आ जाएगा। या आप इसे ऐसा बता सकते हैं, वह निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसको दूर करने का किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इस दोष में मनुष्य पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। कहाँ की, पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की वस्तु देख लेगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि दूर दृष्टि दोष का अर्थ ये नहीं है कि दूर की वस्तु ना दिखे, इसमें पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया गया है, उत्तल। तो दू, यहाँ पे ऊ का उच्चारण हो रहा है तो इसलिए ऊ आया कि नहीं, दू, तो ऊ, तो उत्तल लेंस। आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर क्या आ जाएगा, 21। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे अभी हमने आपको जो प्रश्न बताया, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के थे। अब इसके बाद जो प्रश्न आएंगे 21 से 24 तक 5 प्रश्न, ये आपके 5-5 अंक के होंगे। 4 प्रश्न जो रहेंगे 21 से 24 तक, 21, 22, 23, 24 कितने प्रश्न, 4 प्रश्न और कितने 5-5 अंक के रहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको एक सुविधा ये दी गई है कि आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, एक उसके अथवे में रहेगा, यदि ऊपर वाला प्रश्न नहीं बनता तो उसके अथवे वाला प्रश्न, जो प्रश्न आपको बनता है उसका उत्तर लिखना है। जैसे हमने आपको यहाँ बताया, देखिए प्रश्न 21 दिया है, नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यदि ये प्रश्न आपको नहीं बन रहा है तो उसके नीचे वाला प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं, अथवे वाला। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। ये प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है, किसके द्वारा, आलेख द्वारा। तो इस प्रकार से आप नाइट्रोजन चक्र बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लिख दीजिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। फिर ये जीवाणु द्वारा फिर सेकंड इसमें आगे जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। फिर ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर यहाँ से ये चले गए यहाँ जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तन, और फिर वहीं जाके वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिल गया। फिर यहाँ से फिर सेकेंड स्टेप में आप बताएंगे ये तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और फिर ये कहाँ, ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हुआ। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, देखिए पौधों द्वारा अवशोषण हुआ, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना। फिर इस नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और फिर यहाँ पे तो इस प्रकार से आप नाइट्रोजन चक्र को प्रदर्शित कर सकते हैं इसका आलेख बना के। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा, अथवा वाला प्रश्न, इसका भी उत्तर बताएं। आपको दोनों में से कोई एक करना है जो आपको बन रहा है अच्छे से। तो अथवा प्रश्न क्या कह रहा है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो इसके प्रक्रम को निर्माण को समझा देते हैं। चलिए ये है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, अथवे का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ आपको ये बताना है। देखिए इसका उत्तर, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए यानी मर गए, मृत हुए मीन्स हुआ मर गए, तो उनके शरीर समुद्र तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों से ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और
उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 का अथवे का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 ये भी 5 अंक का रहेगा। इसमें भी आपको 2 प्रश्न देंगे, एक अथवे में देगा, एक ऊपर रहेगा। दोनों में से जो प्रश्न बनेगा आपका उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न क्या है, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ क्या बताया। उत्तर में देखिए, मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती। इसका कारण है मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच अंडे पर दिखाई देती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का विमोचन करती है। लगभग 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बन जाता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में स्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 22 का उत्तर लिख सकते हैं। देख सकते हैं आपको आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दी गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही बताए जा रहे हैं और यही प्रश्न आपके मेन एग्जाम में एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब इसका अथवे का प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अथवा का प्रश्न क्या था, चलिए ध्यान दीजिए। अथवे का प्रश्न है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? तो उत्तर बता सकते हैं, इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वनों की अनवरत कटाई से पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। वृक्षों की कटाई से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौमजल का स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वृक्षों की कटाई का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका के ही हैं। आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में भी देख सकते हैं। यदि आप वहाँ समझ नहीं आया तो आप इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। ये भी प्रश्न आपका कितने अंक का रहेगा, 5 अंक का रहेगा। इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे। दोनों प्रश्न में से जो प्रश्न आपको बनेगा उसका उत्तर आपको देना है। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित को समझाइए, यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंटों को आपको समझाना है। एक पहला दिया, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, चुंबकीय बल और पेशी बल, इनको क्या करना है, आपको समझाना है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसके अथवे में दिया ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं हम पहले प्रश्न का। नंबर 1 क्या है, द्रवों द्वारा लगाया गया बल। तो उत्तर बता देंगे, पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। आप इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब कैसा होता है। तो ये हो गया आपका द्रव द्वारा लगाया गया दाब का प्रश्न। इसी के बाद सेकंड है चुंबकीय बल क्या है, फिर थर्ड है क्या है, पेशी बल। तो चुंबकीय बल को देखते हैं। तो चुंबकीय बल के बारे में क्या बताएंगे, उसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु पर को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। और तीसरा नंबर क्या है, पेशी बल। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। पेशी बल किसे कहते हैं, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को मांसपेशी बल कहते हैं। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं
अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशी बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशियों से लगता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसी का अथवा वाला प्रश्न दिया है। अथवा वाला प्रश्न क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्या है? बहुत सरल प्रश्न है, आप अपने आधार पर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम ध्वनि प्रदूषण बताते हैं। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कहाँ पे? वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, आप देखते होंगे जब वाहनें चलते हैं तो उनकी ध्वनियाँ बहुत होती है। इस विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, किसमें? ध्वनि प्रदूषण में। फिर तीसरा बता सकते हैं, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न या ट्रांजिस्टर रेडियो आदि, ये भी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। फिर अगला, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कूलर है, वातानुकूलर, कूलक मीन्स होता है फ्रिज, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कारखानों की ध्वनि, और जो कारखानों की ध्वनि है ये भी ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आ जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 24 और अंतिम प्रश्न है। इसमें भी आपको दो प्रश्न दिए हैं, एक दिया है ऊपर और नीचे तथ्य में दिया, दूसरा। इनमें दोनों प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको बने उसका उत्तर आपको लिखना है। लेकिन हमने इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएं, चाहे वो अथवे के हों या उसके ऊपर वाले। चलिए, पहला प्रश्न नंबर 24 का क्या कह रहा है? कैलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। और दूसरा दिया है कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। फिर तीसरा दिया है कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। और उसके यदि आपको ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसका ये अथवा वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न 24 का पहला नंबर, कैलाइडोस्कोप के निर्माण की विभिन्न बिंदु लिखिए। तो उत्तर में क्या हो गए? कैलाइडोस्कोप गत्ते या मोटे चार्ट पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृतियों में जोड़कर दृढ़ता से ट्यूब में लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, जैसे रंगीन चूड़ियों के टुकड़े, रख देते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं। रंगीन टुकड़ों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार हम कैलाइडोस्कोप की रचना कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। कैलाइडोस्कोप के निर्माण की विभिन्न बिंदु क्या है, यहाँ पे आपको हमने बता दी है। यदि आपको स्कूल में आपके टीचर ने जो बताए होंगे आप वह बिंदु भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर है कैलाइडोस्कोप के उपयोग और कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कैलाइडोस्कोप के उपयोग। तो कैलाइडोस्कोप का उपयोग कलाकार दीवारों वाले कागज़ों तथा वस्तु के डिजाइन बनाने के लिए नए नए पैटर्न के लिए करते हैं। कैलाइडोस्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं? कलाकार दीवारों वाले कागज़ों तथा वस्तुओं के डिजाइन बनाने के लिए नए नए पैटर्न के रूप में करते हैं। और कैलाइडोस्कोप का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपने बेलनाकार ट्यूब हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र, और ये क्या हो गई? डिस्क हो गई, और ये प्रिज्म की आकृति की दर्पण की पट्टियाँ हो गई, ये दिख रही हैं आपको। फिर यहाँ पे ये जो है आपका समतल कांच की प्लेट है यहाँ पे। फिर ये कांच के रंगीन टुकड़े हो गए, ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, और ये घिसे हुए कांच की प्लेट हो गई। तो इस प्रकार आप कैलाइडोस्कोप का चित्र बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है ये चित्र। इस प्रकार से आपका यह वाला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद इसका अथवे का प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नहीं है, लेकिन पेपर में पूछ सकता है। यह अध्याय से ही संबंधित आपका प्रश्न है। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको आवर्त काल बता देते हैं। आवर्त काल क्या होता है?
एक दोलन को पूरा करने का समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो 40 दोलन पूरा करने में लगा समय भागित दोलनों की संख्या। तो आपको 40 दोलन कितने सेकंड में करता है? 4 सेकंड में। तो आप 40 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना हो गया यहाँ पे? 4। और दोलनों की संख्या कितनी है? 40। तो 4 भागित 40, 4 का भाग 40 में थी, कितना आ गया? 1/10 सेकेंड। तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया? इसका आवर्तकाल हो गया 1/10 सेकेंड। फिर क्या कह रहा है? आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति का भी सूत्र क्या हो जाएगा? दोलनों की संख्या भागित दोलनों का समय। दोलनों की संख्या कितनी है? 10 है और समय कितना है? 4। 4 का भाग 40 में दी तो 10 हर्ट्ज। तो आवृत्ति किस में आती है? हर्ट्ज में आती है। और आवर्तकाल यानी समय कितने में आता है? सेकेंड में आता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपके जो 24 प्रश्न थे वो प्रत्येक प्रश्नों को हमने प्रश्न भी बताए, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर भी बताए हैं। और ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसी प्रकार और हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया गया ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ये आपकी वार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर नहीं है, लेकिन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों।